हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर या फिर बेंडिंग, इसके इंपॉर्टेंट अजम्पशंस क्या है। उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड को वैलिड करने के लिए इन अजम्पशंस का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर साल एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता ही है गेट में या फिर एमपीएससी में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसके पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर मैं सबसे पहले अजम्पशन की बात करूं तो सबसे पहला अजम्पशन है प्लेन सेक्शन, प्लेन बिफोर बेंडिंग remains plane after bending। जो प्लेन सेक्शन बेंडिंग के पहले भी प्लेन था तो वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन है। अगर आपको इस कंसेप्ट को समझना है सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर कर रहे हैं विच कैरीज अ लोड ऑफ स्मॉल डब्ल्यू। अब इस पर्टिकुलर बीम पे मैं एक प्लेन सेक्शन मार्क करूंगा, ये वो बीम है। अगर उस बीम पे मैंने ये प्लेन सेक्शन मार्क कर लिया, ये वो प्लेन सेक्शन है। ये स्टेटस है बिफोर बेंडिंग का। बिफोर बेंडिंग में मैंने एक प्लेन सेक्शन मार्क किया। अगर मैं आफ्टर बेंडिंग चेक करूं तो बीम विल बेंड इन दिस फैशन। बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा। वापस से मैंने वो प्लेन सेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब इस प्लेन सेक्शन में बेंडिंग के बाद क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। सी, इसका जो टॉप फाइबर है वो कंप्रेस होने वाला है। The top fiber is under compression because beam simply supported है। तो बीम के जो फाइबर्स है टॉप के वो आसपास आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड जो इसका बॉटम फाइबर है उस पर आ रहा है टेंशन, मतलब एलोंगेशन। तो फाइबर्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे जाएंगे। तो ये वो पार्टिकल्स है। अब अगर आप प्रॉपर्ली नोटिस करें, इसका जो टॉप पार्टिकल है वो लेटर से यहाँ शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ बेंडिंग। इसका जो बॉटम पार्टिकल है वो लेटर से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो वो प्लेन सेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। द प्लेन सेक्शन विच वॉज इनिशियली वर्टिकल नाउ इट बिकम्स इंक्लाइंड। तो इस पर्टिकुलर अजम्पशन में जो कंक्लूजन मिलता है वो कंक्लूजन ये मिलता है कि जो स्ट्रेन का प्रोफाइल है, जो स्ट्रेन का वेरिएशन है वो लीनियर है अप टू द फेलियर। सी, ये जो आपको प्रोफाइल दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये ऐसा प्रोफाइल है। तो इसमें जो टॉप का जो स्ट्रेन है वो कंक्रीट का स्ट्रेन है एंड जो बॉटम का स्ट्रेन है वो स्टील का स्ट्रेन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस असम्पशन द प्रोफाइल ऑफ स्ट्रेन up till the failure is linear। so मैं इसका लिखता हूं यहां पर strain variation is linear up till failure। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि what does the assumption plane section plane before bending remains plane after bending implies। so that assumption implies that the strain behavior or strain profile is linear up to the failure। आपको ये पता है कि लिमिट स्टेट मेथड एक स्ट्रेन ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि सिर्फ स्ट्रेन के टर्म से बात करता है। तो ये पर्टिकुलर assumption का ये आप मतलब लिख सकते हो। इसका जो दूसरा assumption है जिसके हिसाब से वो बोलता है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड या फिर कंक्रीट ऑन द टेंशन साइड इज निग्लेक्टेड। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है। अब याद रखना हर पर्टिकुलर बीम में एक न्यूट्रल एक्सिस होती है। उस न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन रहेगा जीरो। सो लेट अस से इसका ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज व्हाट न्यूट्रल एक्सिस। एंड इस न्यूट्रल एक्सिस का टॉप से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एक्स यू। एंड यहाँ पर हमने कुछ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट अप्लाई किए हैं। ये इसका सेंटर लाइन आ गया। तो अजम्पशन के हिसाब से अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का हिस्सा पकड़ूं तो ये तो पूरा कंप्रेशन में आएगा।
क्योंकि हमको पता है टॉप फाइबर इज अंडर कंप्रेशन, बॉटम फाइबर इज अंडर टेंशन। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो है टेंशन में। तो इसमें अजम्पशन के हिसाब से कंक्रीट को टेंशन साइड में पूरा का पूरा निगलेक्ट करना है, और जो पूरा का पूरा टेंशन है वो कौन लेगा, वो स्टील के बाद लेंगे। तो इस पर्टिकुलर अजम्पशन का जो कंक्लूजन है, यहां मैं लिखता हूं कंक्लूजन, कंप्लीट टेंशन इज टेकन बाय रीइंफोर्समेंट। जो पूरा का पूरा टेंशन है वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट लेगा, कंक्रीट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम तीसरा अजम्पशन डिस्कस करने वाले हैं। उस अजम्पशन के हिसाब से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज 1.5 एंड फॉर स्टील इज 1.15। लिमिट स्टेट मेथड या फिर अपना इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 ने कंक्रीट के ऊपर जो सेफ्टी फैक्टर अप्लाई किया है वो है 1.5 का, स्टील के ऊपर जो सेफ्टी फैक्टर अप्लाई किया है वो है 1.15 का। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया कि कंक्रीट को ज्यादा सेफ्टी मिली है एज कंपेयर टू स्टील, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि कंक्रीट एक तरह का साइड प्रोडक्ट है, कंक्रीट इज अ साइड प्रोडक्ट, और स्टील एक फैक्ट्री प्रोडक्ट है, स्टील इज अ फैक्ट्री प्रोडक्ट। सी, अगर आप कोई भी कंक्रीट स्पेसिमन को कास्ट करते हो साइड पे, तो उसके पीछे का जो मटेरियल है, अगर आप प्रॉपर क्योरिंग नहीं कर रहे हो या अगर आपकी वर्कमैनशिप पुअर है, तब उसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी अफेक्ट आता है। बट अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मैन्युफैक्चर होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंजीनियर्स एंड दिस कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द वर्कर और अ लेबर। सो इस गैप को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कंक्रीट पे ज़्यादा सेफ्टी रखी है एज कंपेयर टू स्टील। अब जो हमारा चौथा असम्पशन है, जिसके हिसाब से द अल्टीमेट स्ट्रेन in outermost compression fiber, in outermost compression fiber is 0.0035, या जिसको हम बोल सकते हैं 0.35% in flexure। कोड के हिसाब से कंक्रीट का जो अल्टीमेट स्ट्रेन है ड्यूरिंग बेंडिंग एक्शन या फिर फ्लेक्चर में, उसने लिया है 0.0035, मतलब 0.35%। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि 0.35% के स्ट्रेन के बाद मेजर क्रैक्स आना स्टार्ट होते हैं कंक्रीट में, जिसकी वजह से उसका जो कैपेसिटी है वो और कम होता जाता है। तो कोड ने सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेन है वो 0.35% पे रोक दिया है। अब जो नेक्स्ट असम्पशन है जिसमें हमने ये बात किया है कि जो स्ट्रेस ब्लॉक है कंक्रीट का वो है रेक्टेंगुलर पैराबोलिक इन शेप। द स्ट्रेस ब्लॉक यहाँ पे आएगा ऑफ कंक्रीट इज रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक इन शेप। उसके बाद कंक्रीट का डिज़ाइन स्ट्रेस जो मैंने लास्ट टाइम आपको डिराइव करके दिया था वो होता है 0.446 FC के। अब ये जो टर्म है रेक्टेंगुलर पैराबोला, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। इसके लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनता है मॉडिफाइड एज पर लिमिट स्टेट मेथड। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अप टू अ स्ट्रेन ऑफ 0.002 कंक्रीट का जो बिहेवियर है वो पैराबोलिक है। उसके बाद उसने उसको स्ट्रेट लाइन पकड़ लिया अप टिल अ स्ट्रेन ऑफ 0.0035। तो ये कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन जो मैंने पहले असम्पशन में डिस्कस किया था, और ये 0.2% के स्ट्रेन तक के पैराबोला है, उसके बाद वो रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो था FC के। अब मैंने डिस्कस किया था कि ये तो लैब की स्ट्रेंथ है, लैब से जब आपको फील्ड पे आना है तो आपको उसके स्ट्रेंथ को और कम करना पड़ेगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि दैट इज टेकन एज 0.67 FC के। यहाँ पर हमने 33% का स्ट्रेंथ का रिडक्शन किया है,
क्योंकि ये जो पहली स्ट्रेंथ है वो तो लैब की स्ट्रेंथ है, ये लैब की स्ट्रेंथ है। लैब से फील्ड की कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए हमने 33% का रिडक्शन लिया यहाँ पर। सो दिस इज योर फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद फील्ड से अगर आप उसको डिजाइनिंग करते हो तो आपने ये डिस्कस किया था कि 0.67 FCK को आप लोग डिवाइड करते हो कंक्रीट के सेफ्टी फैक्टर 1.5 से, जिसका आंसर बनता है 0.446 FCK। तो इस ब्लॉक का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनता है। आपको इस पॉइंट को समझने के लिए सिर्फ ये पॉइंट देखना है कि ये जो पैराबोला है और ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है इसको आप बस समझ लो, क्योंकि ये पोर्शन में अभी स्ट्रेस ब्लॉक ड्रॉ करते वक्त यूज़ करने वाला हूँ। ये 0.446 FCK, ये 0.035 का स्ट्रेन है, ये 0.002 का स्ट्रेन है, यहाँ तक के पैराबोला है, उसके बाद वो रेक्टेंगल है। तो चलिए देखते हैं। तो पांचवें असम्पशन के हिसाब से अगर मैं स्ट्रेस ब्लॉक ड्रॉ करूँ तो कैसा बनेगा। मान लो ये आपकी सिंगली रिइंफोर्स बीम है, ये इसका बीम का क्रॉस सेक्शन आ गया। इसमें मैंने लेट अस से 4 बार यूज़ किया है। अब मैं इस बार का सेंटर लाइन मार्क कर रहा हूँ, तो ये उसका सेंटर लाइन आ गया। उसके बाद ये मैं न्यूट्रल एक्सिस मार्क कर लेता हूँ, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस आ गई। इस न्यूट्रल एक्सिस का जो टॉप से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं XU, मतलब डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। एंड इसका टॉप से लेकर रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल d। अब जो अजम्पशन था कि स्ट्रेस ब्लॉक इज अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, उसके बाद जो स्ट्रेन का प्रोफाइल था, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेन का प्रोफाइल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्ट्रेन का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार बनेगा। ध्यान देना, ये जो सेंटर लाइन है इसको आपको यहाँ तक एक्सटेंड करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं स्ट्रेन प्रोफाइल ड्रॉ करूँ तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन है, तो कंक्रीट का जो अल्टीमेट स्ट्रेन है, कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन वो होता है 0.0035। एंड कहीं बीच में हमने ये पढ़ा था कि जो स्ट्रेन था वो 0.002 भी था। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आता है टेंशन, और वो पूरा का पूरा टेंशन कौन लेने वाला है, स्टील बार्स लेंगे। तो उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन SU, जिसकी वैल्यू होती है 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15 ES। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, बट उससे पहले ये बन गया इसका स्ट्रेन प्रोफाइल या फिर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो उसको। अब मैं इसका स्ट्रेस ब्लॉक ड्रॉ करने वाला हूँ। ये तो उसका स्ट्रेन प्रोफाइल हो गया, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेन टेकन बाय कंक्रीट एंड दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेन टेकन बाय स्टील। इसका स्ट्रेस ब्लॉक कुछ इस तरीके से बनता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट ओनली। और सबसे जो दूसरा असम्पशन था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंक्रीट को टेंशन साइड में निगलेक्ट करना है, तो हम सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस तक ही उसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कंक्रीट को टेंशन साइड में निगलेक्ट करना है। तो ऐसा वो कुछ ब्लॉक बनता है, कुछ पोर्शन रेक्टेंगल है, कुछ पोर्शन पैराबोलिक है। अब ये सेम चीज़ मैं आपको इसके पहले वाले डायग्राम में शो कर चुका हूँ कि कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो अप टिल द स्ट्रेन ऑफ 0.002 इट इज़ पैराबोलिक, एंड उसके बाद वो रेक्टेंगल बनता है। मतलब यहाँ तक के जो पैराबोलिक पोर्शन है उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पे जो उसका स्ट्रेन है 0.002 है, एंड इसके बाद वो बनता है रेक्टेंगल। एंड कंक्रीट का जो डिज़ाइन स्ट्रेस था वो था अराउंड 0.446 FCK। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आप लोग कि इस स्ट्रेस ब्लॉक में जो हमने ड्रॉ किया है ये पर्टिकुलर कंक्रीट का है, एंड अगर मैं इसका एरिया वर्कआउट करूँ तो मुझे उस एरिया से कंक्रीट कितना फोर्स ले सकता है वो मिल जाएगा। सो द एरिया ऑफ दिस डायग्राम विल गिव मी द अमाउंट ऑफ द फोर्स या द अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय द कंक्रीट। एंड ये जो रीइंफोर्समेंट है इसके सेंटर लाइन से, जिसको मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया था, तो इसके सेंटर लाइन से जो फोर्स निकलेगा उसको हम बोलते हैं TU।
मतलब अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स टेकन बाय रीइंफोर्समेंट बार्स, एंड इसका आप जो फोर्स निकालते हो वो आता है अराउंड यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सी यू। अब ये सी यू कैसे निकालते हैं हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, बट हाल फिलहाल आपको याद रखना है कि टी यू इज नथिंग बट द अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स टेकन बाय स्टील, सी यू इज नथिंग बट द अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। तो ये उसका स्ट्रेस ब्लॉक है एंड ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है। सो दिस इज स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट। इसका आखिरी असम्पशन दैट इज नंबर 6, जो कि बोलता है द अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ स्टील शैल नॉट बी लेस देन, यहां याद रखना शैल नॉट बी लेस देन, उसकी वैल्यू होती है 0.002 प्लस Fy, मतलब यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज 1.15 टाइम्स ES। यहाँ पर Fy का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेस। अगर आप Fe 250 की बात करते हो जिसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, उसका यील्ड कैपेसिटी कितना है, वो है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप HYSD बार्स की बात करते हो, Fe 415 हो गया, तो उसका यील्ड कैपेसिटी है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है Fe 500 जिसका यील्ड स्ट्रेस है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी मैं टर्म बोल रहा हूँ कैपेसिटी या फिर उसका स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी, मतलब यील्ड स्ट्रेस सेम ही है। अब इसमें ES का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान देना, कोई भी ग्रेड का स्टील रहे, Fe 250 रहे या फिर 415 या फिर 500 है, हर ग्रेड ऑफ स्टील का E का वैल्यू कांस्टेंट है, वो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हो मेगा पास्कल। तो अजम्पशन के हिसाब से स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेन इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से कम नहीं होना चाहिए, मतलब एप्सिलॉन SU। यहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब होता है स्ट्रेन, S का मतलब होता है स्टील, U का मतलब होता है अल्टीमेट। तो इसको रीड कैसे करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील इट शैल नॉट बी लेस देन, या फिर बोल सकते हो मोर देन इक्वल टू 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट में। सो द अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ द स्टील इज रिस्ट्रिक्टेड, और यू कैन से इट इज नॉट लेस देन दिस क्वांटिटी, इससे ज़्यादा ही चाहिए। अब उस लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए जिसमें हमने कहा था कि अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ स्टील शैल बी मोर देन इक्वल टू, या फिर शैल नॉट बी लेस देन इक्वल टू, शैल नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। अब ये टर्म आया कैसे वो देखते हैं। नाउ सी, इसके पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि स्टील का मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है। यहाँ पे आता है स्ट्रेस, यहाँ पे आता है स्ट्रेन। सी काफ़ी टाइम्स स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि कभी स्ट्रेस को यहाँ लिखते हैं, कभी स्ट्रेन को यहाँ लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। सी स्ट्रेस एक तरह का डिपेंडेंट पैरामीटर है। डिपेंडेंट मतलब अगर सिस्टम में स्ट्रेन आ रहा है तो ही स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन के बिना स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। तो स्ट्रेस इस पे डिपेंडेंट है, स्ट्रेन पे। तो सारी की सारी डिपेंडेंट क्वांटिटीज आती है y एक्सिस पे, एंड सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हमको x एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ता है। ये आप चीज़ याद रखो, ये इंटरव्यूज के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने जब मॉडिफाइड स्ट्रेस प्लॉट किया था तो O से लेकर A परफेक्टली स्ट्रेट लाइन था, फिर कर्व था, फिर उसको स्ट्रेट पकड़ा था, बनाया था। ये सी पॉइंट है। अब हमने डिस्कस किया था कि जो हायर ग्रेड ऑफ स्टील है जैसे Fe 415 या फिर 500, उनका एक प्रॉपर यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। तो वो यील्ड पॉइंट लोकेट करने का जो प्रोसेस था हमने डिस्कस किया था कि आपको एक 0.002 का स्ट्रेन लेना है,
एंड इसके पैरेलल हमको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। तो हमने यहाँ पे लाइन खींच ली पैरेलल में इसके। तो मैंने यहाँ पर 0.002 का स्ट्रेन लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स उनका जो इलोंगेशन है या फिर डिफॉर्मेशन है वो 0.2% के स्ट्रेन के बाद ही होता है। तो कोड के हिसाब से उसने 0.2% का स्ट्रेन लिया है, एंड इस 0.2% के स्ट्रेन में जो इसका इनिशियल पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो उसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींचा एंड इस पर्टिकुलर लाइन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ। से हमको पता है कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेस क्या रहेगा, Fy। इस Fy को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। ये तो एक्चुअल कर्व होगा। अगर मेरे को इसकी डिजाइनिंग करनी है तो मुझे उसकी नीचे का लेवल पकड़ना पड़ेगा, मतलब Fy डिवाइडेड बाय सुटेबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दैट इज 1.15। अब अगर मैं इसका अल्टीमेट स्ट्रेन चेक करूं तो कितना का चेक करते हैं। सी अल्टीमेट स्ट्रेन निकालने के लिए ये आपको O से लेकर इतना पोर्शन ऐड करना। दिस इज O, दिस इज लेट अस से P एंड दिस इज लेट अस से Q। सो अगर आपको स्ट्रेन निकालना है, OP का स्ट्रेन कितना है, वो है 0.002 एंड PQ का स्ट्रेन कितना है। अगर आप PQ का स्ट्रेन वर्कआउट करेंगे उसमें स्ट्रेस है Fy बाय 1.15। अगर स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपका स्ट्रेस का लेवल कितना है, Fy डिवाइडेड बाय 1.15। सो दिस इज Fy डिवाइडेड बाय 1.15। और स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, वो होती है ES। तो ये PQ का स्ट्रेन। अगर आप दोनों को ऐड कर लेंगे OP प्लस PQ, दिस इज नथिंग बट द अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ स्टील। सो कोड के हिसाब से स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेन इससे ज़्यादा ही चाहिए, इससे कम नहीं। इट शैल बी मोर देन इक्वल टू 0.002 प्लस Fy बाय 1.15 ES। तो ये इसका लास्ट पॉइंट था। गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में आपने ये स्टडी किया कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट असम्पशंस है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। गेट या फिर MPSC में इसका हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि उनका बेसिक कंसेप्ट इंप्रूव हो। थैंक यू सो मच।